शहर के जाने माने रईस थे। उनके बड़े बेटे अनिल की शादी सुजाता से हुई थी। छोटा बेटा निखिल भी शादी लायक था, पर उसकी शादी में एक दिक्कत आ रही थी, जिसका समाधान लेकर आज पंडित जी घर आए हुए थे। चिंता की कोई बात नहीं है सेठ जी, लड़की बिल्कुल हमारे निखिल के साथ मेल खाएगी। कद काठी भी निखिल बेटा की तरह छोटी है। वो लोग भी अपनी बेटी वंदना के लिए छोटी हाइट का लड़का ही ढूंढ रहे थे। मंदिर में मेरी किशोर जी से बात हुई तो उन्होंने मुझे लड़के के लिए लिखवा दिया। मेरे दिमाग में सबसे पहले निखिल का ही नाम आया था, तो सीधा यहाँ चला आया। अच्छा किया पंडित जी, मैं तो कब से आपको निखिल के लिए कोई लड़की बताने के लिए कह ही रहा था। आप कह रहे हैं कि लड़की अच्छी है, तो हमें भी कोई दिक्कत नहीं है। तो देर किस बात की है? सुनो जी, हम कल ही लड़की देखने चलते हैं। अब सेठ जी, बस एक परेशानी है। कैसे परेशानी पंडित जी? लड़की वाले ज्यादा पैसे वाले नहीं हैं, पर बहुत ही शरीफ हैं, खानदानी हैं। पंडित जी, हमें इससे कोई मतलब नहीं कि लड़की के परिवार वाले ज्यादा अमीर नहीं हैं, बस लड़की अच्छी होनी चाहिए। और फिर निखिल के लिए कब से हम लड़की के लिए ही तो परेशान थे। निखिल की हाइट कम है, उसे लेकर हम बहुत चिंता में थे। अगर अच्छी लड़की मिल रही है तो हम ये रिश्ता हाथ से नहीं जाने देंगे। मैं और सेठानी कल ही लड़की को देखने जाएंगे। अब ठीक है सेठ जी, मैं लड़की वालों को ये बात कह देता हूँ। पंडित जी बात पक्की करके चले जाते हैं। सुजाता अपने पति से कहती है, सुनो जी, सुना तुमने? निखिल भैया की शादी एक गरीब परिवार में होने जा रही है। पता नहीं माँ बाबूजी को क्या हो गया है, घर की इज्जत की कोई चिंता ही नहीं है। सुजाता, माँ बाबूजी ठीक कह रहे हैं। तुम जानती हो ना, निखिल बचपन से ही बौना है, उसके लिए बौनी लड़की मिलना बहुत मुश्किल है। अब जो मिल रही है वही ठीक है। पंडित जी का बताया रिश्ता सेठ और सेठानी को पसंद आ जाता है और वंदना उनके घर में बहू बनकर आ जाती है। वंदना कद में भले ही छोटी थी, पर देखने में वो बहुत सुंदर थी। साथ ही उसके लंबे घने बाल उसकी सुंदरता को और निखार देते थे। निखिल और वंदना एक दूसरे का साथ पाकर खुश थे। माँ बाबूजी, मैं वंदना को अपनी कपड़ा मिल दिखाने ले जा रहा था। हाँ हाँ बेटा, जरूर जाओ। आखिर बहू को भी अपने घर और व्यवसाय का पता होना चाहिए। दिखा लाओ। मुझे तो तुम आज तक नहीं लेकर गए। ये कल की आई लड़की सही है, देवर जी उसे अपनी कपड़ा मिल दिखाने ले जा रहे हैं। सुजाता, मैंने तुम्हें कितनी बार तो बोला है, तुम खुद ही टाल देती हो। वंदना बहू, तुम्हारे बाल सचमुच बहुत सुंदर हैं, जो तुम्हारी सुंदरता को चार चांद लगाते हैं। सच में तुम्हारे आ जाने से ऐसा लगता है जैसे घर में रौनक आ गई है। बहू, वो पीली वाली साड़ी पहनना, वो तुम पर बहुत अच्छी लगेगी। मैंने तुम्हारे लिए खास दुकानदार से मंगवाई है। और ये लो सोने का सेट, उस साड़ी के साथ बहुत अच्छा लगेगा। पहली बार हमारी फैक्ट्री जा रही हो तो सब लोग मिलते हैं। आखिर उन्हें भी तो पता चले कि हमारी नई बहू हम लाखों में एक ढूंढ कर लाए हैं। थैंक यू माँ जी, थैंक यू सो मच। वंदना को सबके साथ घर में घुलता मिलता देख सुजाता उससे जलने लगती है। इस वंदना का तो कुछ करना ही होगा। ये बौनी बहुत तेज है, अगर मैं इसके बाल खराब कर दूं तो ये बिल्कुल भी सुंदर नहीं रहेगी। हाँ, मैं इसके बाल खराब कर दूंगी। फिर क्या था, एक शाम जब वंदना सो रही थी तो चोरी से सुजाता ने उसके बालों में एक ऐसा पदार्थ लगा दिया जिससे वंदना के बाल आपस में चिपक गए और किसी भी इलाज, किसी भी शैम्पू से वो बाल ठीक नहीं हुए। आखिर में वंदना को अपने सारे बाल उतरवाने पड़े। माँ जी, मेरे बाल बहुत सुंदर थे, पता नहीं मेरे बालों में वो चिपकन कैसे लग गई। मेरे बाल ठीक ही नहीं हुए, मैं कब तक ऐसे रहूंगी। मन छोटा मत करो बहू, कुछ दिनों में तुम्हारे बाल दोबारा लौट आएंगे। थोड़ा समय लगेगा, जितनी मर्जी कोशिश कर ले, तेरे बाल कभी वापस नहीं आएंगे। और सुजाता की बात सच हुई। जैसा सुजाता ने सोचा था वैसा ही हुआ। वंदना के बाल वापस नहीं आ रहे थे। एक दिन वंदना परेशानी की हालत में अपने घर की छत पर बैठी थी। वंदना को चिड़ियों से बातें करना बहुत अच्छा लगता था। वो उन्हें रोजाना दाना पानी डाला करती थी। उन्हीं में से एक चिड़िया वंदना से बोली, वंदना दीदी, क्या बात है? हम कुछ दिनों से देख रहे हैं कि तुम बहुत उदास हो। अरे, तुम तो इंसानी भाषा बोलती हो। हाँ वंदना दीदी, हम सभी चिड़िया इंसानी भाषा बोल लेते हैं, पर हम ये सच्चाई किसी को भी नहीं बताते, नहीं तो हमें सब पकड़ लेंगे। तुम अच्छी हो, इसीलिए मैंने तुमसे इंसानी भाषा में बात की। दीदी मुझे बताओ, तुम उदास क्यों हो? शायद तुम्हारी परेशानी हम दूर कर सके। मेरे बाल बहुत सुंदर थे, पर ना जाने कैसे किसी पदार्थ से चिपक गए और उन्हें कटवाना पड़ा। अब वो वापस ही नहीं आ रहे हैं। मैं गंजी हो गई हूँ। मैं अपने इस रूप के साथ बाहर कैसे जाऊं? बस इतनी सी बात। तुम अपनी आंखें बंद करो और फिर देखो मेरा जादू।
चिड़िया के कहने पर वंदना अपनी आंखें बंद कर लेती है। देखते ही देखते वंदना के सिर पर बहुत ही सुंदर सोने के बाल आ जाते हैं। उन सुनहरे बालों में वंदना बहुत सुंदर लग रही थी। अपनी आंखें खोलो दीदी, देखो तुम्हारे सिर पर बाल आ गए हैं, सोने के बाल, सुनहरे बाल। हाँ, ये तो सच में सुनहरे बाल हैं, सोने के बाल हैं। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया चिड़िया रानी, तुमने मेरी परेशानी दूर कर दी। अरे मेरी प्यारी दीदी, अब ये तो सुनती जाओ कि तुम्हारे बाल खराब किसने किए हैं। तभी वंदना की सास छत पर आ जाती है। वो भी चिड़िया की बातें सुन लेती है। वंदना दीदी, तुम्हारे बाल तुम्हारी अपनी जेठानी सुजाता ने ही खराब किए हैं। वो तुमसे ईर्ष्या करती है, इसीलिए उन्होंने तुम्हारे साथ ऐसी गलत हरकत की है। क्या सुजाता भाभी ने ऐसा किया? मैं ऐसा सोच भी नहीं सकती कि भाभी मेरे साथ ऐसा करेंगी। ये सुनकर मुझे बहुत दुख हो रहा है। वंदना बहू, मैंने सब कुछ सुन लिया है। हम इंसानों से अच्छे तो ये पक्षी जानवर हैं जो किसी की मदद के लिए हमेशा तैयार रहते हैं, वफादारी निभाते हैं। तुम इन्हें दाना पानी डालती हो और आज बदले में देखो इन्होंने तुम्हारी मदद की। पर सुजाता बहू ने जो तुम्हारे साथ किया है उसके लिए मैं उसे कभी माफ नहीं करूंगी। मैं अभी जाकर उसकी खबर लेती हूँ। सेठानी नीचे जाती है और सारी बात घर वालों को बताती है। सुजाता, तुम इतना गिर जाओगी? तुम्हें किस चीज की कमी है इस घर में? तुम्हें तो वंदना को अपनी छोटी बहन की तरह प्यार करना चाहिए था। सुजाता भाभी, अगर वंदना चाहती तो वो भी आपसे नफरत कर सकती थी। वो तो छोटी हाइट की है, आपकी हाइट तो बिल्कुल ठीक है, पर वो तो आपसे नफरत नहीं करती। मैं भी छोटी हाइट का हूं, फिर तो आप मुझसे भी नफरत करो, मुझे भी नुकसान पहुंचा दो। मैं इस घर में ही नहीं रहूंगा। नहीं नहीं, मुझे माफ कर दो देवर जी, मैं ईर्ष्या में अंधी हो गई थी। ये घर छोड़कर मत जाओ, नहीं तो मैं अपने आप को कभी माफ नहीं कर सकूंगी। मुझे माफ कर दो वंदना, मुझसे गलती हो गई। सुजाता सभी घर वालों से माफी मांगती है। वंदना के कहने पर सभी घर वाले उसे माफ कर देते हैं। उस दिन से वंदना सोने के बालों वाली बहू बन जाती है। उसके बालों को जो भी देखता उसकी बहुत तारीफ करता। वंदना खुश थी कि उसके बाल फिर से लौट आए थे। कहते हैं व्यक्ति को उसके अच्छे कर्मों का फल अवश्य मिलता है, जैसे वंदना को उसकी दयालुता का फल चिड़िया रानी ने दिया। प्रतापनगर में सुंदरलाल नाम का एक दर्जी अपनी पत्नी शांति और बेटी संध्या के साथ रहता था। संध्या का रंग सांवला था, इसलिए उसके लिए कोई भी रिश्ता नहीं मिल रहा था। इसी कारण सुंदरलाल और शांति परेशान थे। सुंदरलाल, मैंने कुर्ता पजामा सिलने दिया था, तैयार हो गया क्या? बस एक पक्की सिलाई करनी बाकी है रामलाल जी। अच्छा, फिर मैं लड़का भेजूंगा, उसी के हाथ दे देना। शाम को शादी में जाना है, इसलिए थोड़ी देर में करके दे दो। और संध्या के लिए कोई रिश्ता मिला या नहीं? कहाँ मिला रामलाल जी, बहुत जगह बोल रखा है। बाकी मैंने तो भगवान पर छोड़ रखा है, वही मेरी बेटी का अच्छा भविष्य तय करेंगे। बात तो ठीक है, पर तुम्हारी बेटी का रंग सांवला है। इतनी आसानी से लड़के सांवले रंग रूप की लड़की के लिए मानते नहीं हैं। इसलिए जब तुमने मुझे कहा था, मैंने भी इस बारे में किसी से कोई बात नहीं की। अच्छा, चलता हूँ, कपड़े भिजवा देना है। सुंदरलाल देखता है रामलाल की बातें संध्या सुन चुकी है, इसलिए उसने बात बदलनी चाहिए। संध्या बेटी, तू रामलाल की बातों का बुरा नहीं मानना, वो तो बस। बापू, मुझे पता है मेरे कारण आपको कितना सुनना पड़ता है। सब कितनी बातें बनाते हैं, मुझे अच्छा नहीं लगता। ना बिटिया ना, ऐसा कभी मत सोचना। तू तो हमारी जिंदगी से बढ़कर हमें प्यारी है। मैं भी आप दोनों से बहुत प्यार करती हूँ बापू। अच्छा लाओ, कुछ कपड़े मैं सिल देती हूँ, आप थक गए होगे। संध्या का उदास चेहरा देखकर सुंदरलाल उस समय चुप हो जाता है। संध्या कपड़े सिलने लगती है। संध्या भी सुंदरलाल की तरह बहुत अच्छे कपड़े सिलती थी। एक दिन उस राज्य के राजकुमार का जन्मदिन था, जिसमें पूरे नगर को न्योता दिया गया था। सुनो सुनो नगर वासियों, ध्यान से सुनो। राजकुमार वीर सिंह के जन्मदिन की खुशी में पूरे नगर को दावत का न्योता दिया जा रहा है। राजा भानु प्रताप सिंह और रानी सुनंदा अपने बेटे वीर सिंह का 25वां जन्मदिन धूमधाम से मना रहे हैं। अरे वाह, राजकुमार वीर सिंह के जन्मदिन की दावत सचमुच देखने वाली होगी। मैं तो बहुत सुंदर तैयार होकर जाऊंगी। मैं भी। पर हम राजकुमार को क्या उपहार देंगे?
ऐसे खाली हाथ जाना तो अच्छा नहीं लगेगा। अरे हम क्या देंगे, हमारे माँ बापू भी तो जा रहे हैं, वही देंगे, हम क्यों चिंता करें। पूरे नगर के लोग राजकुमार के जन्मदिन में जाने की तैयारी कर रहे थे। सुनो जी, मैं सोच रही थी हम दोनों तो जन्मदिन की दावत में जा नहीं रहे, तुम्हारी तबीयत भी ठीक नहीं है, पर किसी ना किसी को तो जाना चाहिए, इसलिए संध्या को उसकी सहेलियों के साथ भेज देते हैं, नहीं तो महाराज और महारानी को बुरा लगेगा। ठीक है, ये बात सही रहेगी संध्या बिटिया, तू राजकुमार वीर प्रताप जी के जन्मदिन की दावत के लिए चली जाना। ठीक है, आप चिंता मत करो, मैं रेखा और सुनैना के साथ चली जाऊंगी। संध्या राजकुमार के जन्मदिन के लिए जाने के लिए तैयार तो हो गई, पर वो यही सोच रही थी कि आखिर वो राजकुमार के लिए उपहार में क्या ले जाए। तभी उसके दिमाग में एक तरकीब आई। राजकुमार के जन्मदिन के लिए एक सुंदर सी पोशाक तैयार करके ले जाती हूँ, उनको पसंद आएगी। संध्या राजकुमार के लिए बहुत ही सुंदर पोशाक तैयार करती है और सबके साथ राजमहल पहुंचती है। बहुत संख्या में लोग जन्मदिन की दावत में पहुंचे थे। उन सबके बीच संध्या घबरा रही थी। राजकुमार को तो इतने ढेरों उपहार मिल रहे हैं, इतने सारे उपहार में मेरे द्वारा सिली हुई मामूली सी पोशाक क्या राजकुमार को पसंद आएगी? राजकुमार को अपने हाथ से देने की हिम्मत तो मेरे में है नहीं, चुपचाप उनके कक्ष में रख देती हूँ। संध्या पोशाक को राजकुमार के कक्ष में रखकर घर आ जाती है। संध्या बिटिया, तू राजकुमार से बिना मिले ही आ गई, उन्हें पता कैसे चलेगा कि तूने उपहार में उन्हें वो पोशाक दी है? कोई बात नहीं बापू, वैसे भी अब तक राजकुमार इतने सारे उपहारों के बीच मेरी दी हुई पोशाक भूल भी चुके होंगे। संध्या जैसा सोच रही थी वैसा कुछ भी नहीं था। राजकुमार जब कमरे में पहुंचा तो उसने वो पोशाक वहां रखी देखी। अरे, ये उपहार मुझे किसने दिया है? ये तो बहुत सुंदर पोशाक है, अद्भुत। मुझे जहां तक याद है सबने मुझे उपहार दिए, मैंने सबका चेहरा देखा, पर यह उपहार तो मेरे हाथ में किसी ने नहीं दिया। कैसे पता चलेगा कि यह उपहार किसने दिया है? और मेरे हाथों में दिए बिना ही यहां मेरे कक्ष में रख दिया। राजकुमार महाराज, महारानी, सेनापति, दास दासी सबसे पूछता है, पर किसी को भी इस बारे में कुछ नहीं पता था। राजकुमार हैरान रह जाता है कि ऐसा क्यों हुआ। किसी ने अगर इतना सुंदर उपहार देना भी था तो उसको सामने से देता, चोरी छुपे कौन रख गया? राजकुमार वापस अपने कक्ष में आता है, तभी उसकी नजर अपने द्वार पर अटके एक दुपट्टे के टुकड़े पर जाती है। राजकुमार महल की सभी दासियों से दुपट्टे के टुकड़े के बारे में पूछता है, पर किसी भी दासी के पास ऐसा दुपट्टा नहीं था। राजकुमार को यकीन हो जाता है कि ये टुकड़ा यकीनन उसी लड़की के दुपट्टे का है जो उसके कमरे में वो पोशाक रख कर गई है। राजकुमार इस बात का पता लगाने के लिए पूरे नगर में सैनिकों को भेजता है। वो पोशाक किसने दी उसके लिए सब मना कर देते हैं। भाई, हमने तो बहुत महंगा उपहार दिया था, राजकुमार को चांदी की प्याली दी थी, हमने ये उपहार में पोशाक नहीं दी। उस समय सुंदरलाल, उसकी पत्नी और बेटी संध्या जरूरी काम से नगर से बाहर गए हुए थे, इसलिए उनसे पता करना रह जाता है। पर सैनिक ये बात राजकुमार को नहीं बताते। राजकुमार बहुत परेशान था। अब तो उसके पास एक ही रास्ता था, इस दुपट्टे के टुकड़े की असलियत जानने का। माँ, पिताजी, अब मेरे पास एक ही रास्ता है। मैं अपना स्वयंवर रखना चाहता हूं, ताकि उस स्वयंवर में सभी लड़कियां आएं और वही पोशाक पहने जो उन्होंने मेरे जन्मदिन के उत्सव में पहनी थी। मुझे पता चल जाएगा कि यह दुपट्टे का टुकड़ा किसका है, फिर मैं उसी लड़की से विवाह करूंगा। इससे मुझे अपने प्रश्न का उत्तर भी मिल जाएगा। ठीक है पुत्र, अब तुम इस योग्य हो चुके हो कि तुम अपना जीवन साथी चुन सको। जैसी तुम्हारी इच्छा पुत्र, हम आज ही नगर में तुम्हारे स्वयंवर की घोषणा करवा देते हैं। राजकुमार उस दुपट्टे के टुकड़े के बारे में किसी से कुछ नहीं कहता। वो तो चुपचाप उस बारे में जानना चाहता था जिसके दुपट्टे का ये टुकड़ा था। नगर में घोषणा कर दी जाती है और ये बात सुंदरलाल के कानों तक भी पहुंचती है। संध्या बेटी, तुम्हें भी स्वयंवर में जाना चाहिए। तुम्हारे पिताजी ठीक कह रहे हैं संध्या बेटी, नगर की सभी लड़कियां स्वयंवर के लिए जा रही हैं। अगर तुम नहीं गई तो महाराज क्रोधित हो जाएंगे। उन्होंने नगर की सभी युवा कन्याओं को स्वयंवर के लिए आमंत्रित किया है, पर मेरा वहां जाने का कोई फायदा नहीं, क्योंकि मैं तो देखने में बिल्कुल भी सुंदर नहीं हूँ। राजकुमार तो मेरी ओर देखेंगे तक नहीं, फिर मैं वहां जाकर क्या करूंगी? बेटी, ये तो भाग्य की बात है। अगर तुम्हारे भाग्य में राज सुख लिखा है तो उसे कोई नहीं छीन सकता, और यदि नहीं लिखा
तो तुम अपना कर्तव्य निभाकर लौट आना। नगर की सभी लड़कियां उसी पोशाक में राजमहल पहुंचती हैं जो उन्होंने राजकुमार के जन्मदिन के उत्सव में पहनी थी। राजकुमार की नजरें तो उस लड़की को ढूंढ रही थी जिसके दुपट्टे का टुकड़ा अभी भी राजकुमार के हाथ में था। राजकुमार ने आज वही पोशाक पहनी थी जो संध्या ने उसे उपहार में दी थी। इनमें से तो कोई भी लड़की वो नहीं है। आखिर ये किसके दुपट्टे का टुकड़ा है? कहीं मेरी ये योजना विफल ना हो जाए। राजकुमार अभी इस बारे में सोच ही रहा था कि तभी संध्या महल में प्रवेश करती है। संध्या ये देखकर हैरान रह जाती है कि राजकुमार ने वही पोशाक पहनी है जो उसने सिलकर दी थी। राजकुमार ने मेरी दी हुई पोशाक पहनी है, इसका मतलब राजकुमार को मेरे द्वारा सिली हुई पोशाक पसंद आई। ये देखकर मैं बहुत खुश हूँ। बापू और माँ अगर ये सुनेंगे तो वो भी बहुत खुश होंगे। संध्या अभी ये सब देखकर मुस्कुरा ही रही थी कि तभी राजकुमार वीर प्रताप की नजर उसकी पोशाक पर जाती है। यही है वो जिसकी मुझे तलाश थी। आप सब जानना चाहते हैं मैंने ये स्वयंवर क्यों रखा है? क्योंकि मैं अपना जीवन साथी चुनना चाहता था। जिस लड़की की मुझे तलाश थी आज वो मेरे सामने खड़ी है। मैं उसका नाम तो नहीं जानता, पर आज जो पोशाक मैंने पहनी हुई है उसी लड़की ने मुझे उपहार में दी थी। क्या वो लड़की मेरी जीवन संगिनी बनना चाहती है? सब लड़कियां एक दूसरे का चेहरा देख रही थी क्योंकि उनमें से किसी ने भी ये पोशाक राजकुमार को नहीं दी थी। संध्या तो सच जानती थी। वो हैरान रह जाती है। राजकुमार उसकी ओर बढ़ता है और उसका हाथ थाम लेता है। राजकुमार, मैं आपके लायक नहीं हूं। आपको तो मेरे से भी सुंदर लड़कियां मिल जाएंगी। संध्या, प्रेम तो दिल से होता है। मैं तो उसी पल ही तुम्हें अपना दिल दे बैठा था। जब मैंने इस पोशाक को देखा, वो तो तुम्हारे दुपट्टे का टुकड़ा दरवाजे में अटका हुआ था, तभी मुझे तुम्हारे बारे में पता चला, वरना मैं तो सच्चाई जान ही नहीं पाता। और मेरी नजरों से देखो, तुम मेरे लिए दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की हो। संध्या अपने दुपट्टे की ओर देखती है जो किनारे से फटा हुआ था। वहां खड़ी सभी लड़कियां हैरान रह जाती हैं। राजकुमार वीर प्रताप की बातें सुनकर संध्या की नजरें शर्म से झुक जाती हैं। उसके पश्चात सुंदर लाल और